गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पल्स जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसका ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, पल्स जनरेटर आर इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज टू जनरेट pulses. That pulses may be rectangular pulse. That means uh, by using this device we will generate pulses. And next is where we use these pulses. So we used these pulses in oscilloscope for measurement purpose and other scientific test where we need some waveform. At that place we can use these pulses. These pulses provide both qualitative as well quantitative information about signal. यहाँ पर मेनली हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पल्स दी हुई है और एक स्क्वायर वेव दिया हुआ है। तो पल्स का मेन मतलब होता है कि कोई भी सिग्नल जो स्क्वायर वेव के फॉर्म में दिखता है या स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना है कि स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर में क्या डिफरेंस है। तो हम जनरली देखते हैं कि जो हमारा पल्स जनरेटर होता है उसमें भी जो सिग्नल है वो स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट होता है, लेकिन उसमें ऑन ऑफ पीरियड जो होता है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बोल सकते हैं हम कि जो स्क्वायर वेव है वो पल्स जनरेटर का एक स्पेशल केस है। इन दोनों को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है जो भी हमारा पल्स आ रहा है उसकी विड्थ कितनी है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा ऑन पल्स है इसकी विड्थ टी है और टोटल जो है पल्स का एक पल्स का टाइम पीरियड वो टी है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटी साइकिल को स्मॉल टी बाय कैपिटल टी से। अब अगर किसी भी पल्स के लिए ड्यूटी साइकिल 0.5 होता है, इसका मतलब ये है कि अगर टोटल टाइम में हाफ टाइम के लिए पल्स ऑन रहती है और हाफ टाइम के लिए पल्स ऑफ रहती है तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर वेव। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर के बीच में। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल को और भी डिफाइन करते हैं एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू। तो यहाँ पर जो भी हमारा स्क्वायर वेव है उसकी स्क्वायर एवरेज वैल्यू जो होती हाफ ऑफ पीक वैल्यू होती है, जबकि पल्स जनरेटर में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमको क्लियर होगा कि पल्स जनरेटर और स्क्वायर वेव में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल, जब हम कोई भी पल्स जनरेट करते हैं तो प्रैक्टिकली उसमें वो किस तरीके का होता है। तो कोई भी जब हम पल्स जनरेट करते हैं तो वो एक आइडियल नहीं होता। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक पल्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा ये पल्स नीचे चला गया लाइन के, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा इसमें फ्लैक्चुएशन है, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ वो भी डिक्रीजिंग, फिर नीचे जाने के बाद एकदम रुक नहीं गया, फिर थोड़ा सा नीचे चला गया। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली ये जो चीज़ें हमको इस डायग्राम में दिख रही हैं कि हमारा पल्स नीचे चला जा रहा है फिर एक लाइन के ऊपर चला जा रहा है, तो इनको हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में सबसे पहली चीज़ है बेस लाइन। बेस लाइन क्या कहलाती है? जो भी हमारा पल्स है, जैसा हमने देखा था कि हमारी एक पल्स है
तो यहाँ से कोई भी पल्स स्टार्ट हो रही, यहाँ पे ख़त्म हो रही, तो इस लाइन को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेस लाइन ड्रिफ्ट ऑफसेट। बेस लाइन ड्रिफ्ट ऑफसेट ये होता है कि अगर बेस लाइन को अगर हम 0 वोल्ट से थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि बेस लाइन ड्रिफ्ट। तो जैसा हम अपने मेन सिग्नल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी बेस लाइन है। अगर ये थोड़ा अपने 0 वोल्ट से ऊपर या नीचे होती तो इसे हम बेस लाइन ड्रिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में समझाया गया है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसी भी सिग्नल का क्या कहलाता है? मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन टू द स्टेडी स्टेट पल्स। तो जैसे हमारा ये सिग्नल है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू बेस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम मेज़र करते हैं उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है पल्स राइज टाइम एंड फॉल टाइम। तो मेनली राइज टाइम और फॉल टाइम क्या होता है? टाइम नीडेड फॉर द पल्स टू गो फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पल्स जब स्टार्ट होती है तो वो उसका एक एम्पलीट्यूड होगा। मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड 10% है और ये उसका फाइनल वैल्यू है, तो यहाँ पर उसका 90% होगा। तो 10% से 90% पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है? 10% से 90% पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, इसको हम राइज टाइम बोलते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, उसको मान लीजिए ऊपर वाली वैल्यू 90 है और नीचे वाली 10 है, तो उसको 90 से 10 पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये इसका फॉल टाइम कहलाता है। तो राइज टाइम एंड फॉल टाइम हम बोलते हैं कि कोई भी सिग्नल है, अगर उसे अपने फाइनल वैल्यू के 100% एंड 90% एंड 10% पहुंचने में जितना टाइम लगता है, तो ये चीज़ कहलाती है राइज टाइम, और सिंपली इधर ये चीज़ कहलाती है फॉल टाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पल्स की लीनियरिटी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लीनियरिटी क्या कहलाता है कि जैसे कोई भी पल्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी पल्स है, तो वो एक कर्व के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो कर्व के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो हमें एक अगर इस दोनों लाइन को ऐड करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इसमें जो कर्व है थोड़ा सा उसके ऊपर से निकल रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डेविएशन ऑफ द एज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द। अगर कोई भी सिग्नल है उसके फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाते हुए अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनाई गई तो वो उससे कितना डेविएट करता है, तो ये प्रॉपर्टी लीनियरिटी कहलाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पल्स प्रीशूट। पल्स प्रीशूट क्या कहलाता है? डेविएशन प्रायर टू रीचिंग द बेस लाइन एट द स्टार्ट ऑफ पल्स।
इसका मतलब होता है कि जब भी पल्स स्टार्ट होता है, जैसे ये हमारी यहाँ पे पल्स स्टार्ट हुई, तो इसको एकदम बेस लाइन से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बेस लाइन के थोड़ा नीचे जा रहा है फिर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो नीचे जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्री शूट। नेक्स्ट है रिंगिंग। रिंगिंग क्या कहलाता है? डेविएशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक डिस्टॉर्शन एक्सक्लूजिंग ओवरशूट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा ओवरशूट है। ओवरशूट एक प्री शूट था। प्री शूट का मतलब ये था कि हमारा सिग्नल नीचे एकदम से स्टार्ट ना होने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो, और ओवरशूट का मतलब होता है ये हमारी फाइनल वैल्यू है, इससे कितना ऊपर जाता है ये कहलाता है ओवरशूट। अब हम नेक्स्ट रिंगिंग की बात करें, तो रिंगिंग का मतलब ये होता है कि ओवरशूट के अलावा जो भी फ्लैक्चुएशंस और हमें देखने को मिलते हैं सिग्नल में, उसको हम रिंगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने रिंगिंग देख लिया, ओवरशूट देख लिया, फिर इसके बाद सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम क्या कहलाता है? डेविएशन पीरियड नीडेड फॉर पल्स रिंगिंग टू बी विद इन स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी सिग्नल है तो उसको सेटल होने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे हम यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर हमारा फ्लैक पल्स जो है फ्लैक्चुएट करना शुरू किया, मतलब रिंगिंग करना शुरू किया, और रिंगिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक वो करता रहा। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है जो उसको सेटल होने में लगता है, इसको हम लोग सेटलिंग टाइम बोलते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पल्स ड्रूप और सैग। इट इज द फॉल इन पल्स एम्पलीट्यूड विथ टाइम पल्स। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो हमारा पल्स है वो अपना जो इसका स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड ये है, तो ये इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा इस स्लोप के साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे कम हो रहा है। हम देख सकते हैं ये जो लाइन है वो थोड़ी सी टिल्ट है, एकदम सीधे जाने की बजाय थोड़ी सी टिल्ट है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ड्रूप या सैग। देन राउंडिंग। राउंडिंग क्या कहलाता है? डेविएशन कर्वेचर ऑफ द पल्स एट द लीजिंग एंड ट्रेलिंग एज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट ये होना चाहिए था, लेकिन जो हमारा पल्स जा रहा है उसका कर्व थोड़ा सा ऊपर होते हुए जा रहा है, एकदम ऐसे ना जाके थोड़ा सा कर्व शेप में जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग राउंडिंग बोलते हैं। ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है और लास्ट में, एकदम ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप में अगर हमारा आउटपुट जाता है तो इस चीज़ को हम लोग राउंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है पल्स विड्थ। पल्स विड्थ क्या कहलाती है? इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो टाइम बिटवीन पॉइंट ऑफ द लीविंग एंड ट्रेलिंग एज। फिर नेक्स्ट है पल्स पीरियड, ये भी टाइम में मेजर किया जाता है। टाइम बिटवीन द इक्वल पॉइंट ऑफ ऑन द वेव फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा 50% एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए ये सिग्नल का 100% एम्पलीट्यूड है, इसका 50% एम्पलीट्यूड यहाँ पर है। इसी तरह आउटपुट में भी इसका 50% एम्पलीट्यूड यहाँ पर है। तो 50%
इनपुट स्टार्टिंग और एंडिंग एज के 50% एम्पलीट्यूड के बीच का जो टाइम होता है वो कहलाता है हमारा पल्स पल्स विड्थ, वो कहलाता है हमारा पल्स विड्थ। नेक्स्ट है पल्स पीरियड। तो टाइम बिटवीन द इक्वल पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म। तो पल्स पीरियड का मतलब होता है कि जैसे हमारा वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हुआ था, फिर यहाँ से नेक्स्ट वेव फॉर्म स्टार्ट होगी, तो ये जो टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं पल्स पीरियड। एक सिंपल एग्जांपल में समझें तो जैसे मेरा कोई स्क्वायर वेव सिग्नल है, कोई एक स्क्वायर वेव सिग्नल है, तो ये हमारा कहलाता है पल्स विड्थ, और ये कहलाता है हमारा पल्स पीरियड। इसी का यूज़ करके हम ड्यूटी साइकिल निकाले थे पिछली बार, जिसको हमने स्मॉल टी बाय टी से रिप्रेजेंट किया था। तो हम इस पूरे वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या देखा। राइज टाइम, फॉल टाइम, यहाँ पर हमने देखा राइज टाइम, फॉल टाइम। राइज टाइम में हमने देखा कि 10% से 90% पहुँचने में जो भी टाइम लगता है उसको हम राइज टाइम बोलते हैं। इसी तरह फॉल टाइम में देखा कि 90% से 10% पहुँचने में जो भी टाइम लगता है उसको हम फॉल टाइम बोलते हैं। यहाँ पे हमने प्री ओवरशूट देखा। प्री ओवरशूट क्या होता है कि स्टार्टिंग में सिग्नल एकदम से स्टार्ट ना होकर थोड़ा सा कर्व लेता हुआ स्टार्ट होता है। ओवरशूट हमने देखा था कि जो उसकी फाइनल वैल्यू है उससे कितना ज़्यादा जाता है। फिर हमने सेटलिंग टाइम देखा था। सेटलिंग टाइम का मतलब उसका जो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसके स्टार्टिंग और एंड में उसको कितना टाइम लगता है, सेटल होने में कितना टाइम लगता है, उसको हम सेटलिंग टाइम बोलते हैं। ड्रूप और सैग देख लिया था कि जो भी लाइन सीधी न जाके अगर थोड़ी टिल्ट जाती तो कितना टिल्ट जाता है, वो उसका ड्रूप कहलाता है। तो रिंगिंग देख लिया था हमने। तो ये किसी भी एक पल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पल्स रिपीटेशन रेट, इट हाउ फ्रीक्वेंसी पल्स अकर। तो इसे हम ड्यूटी साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू पल्स विड्थ अपॉन पल्स पीरियड, जो कि अभी हमने देखा था टी बाई कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पल्स जिटर, इट इज मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म इन स्टेबिलिटी ऑफ वन इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो पल्स जिटर क्या कहलाता है कि कोई भी सिग्नल है वो थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल होता है, जैसे जो भी उसको आउटपुट देना चाहिए वो नहीं देता है, तो उस चीज़ को हम लोग पल्स जिटर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सिग्नल को सीधा ऐसा जाना था लेकिन थोड़ा सा वो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया, उसमें फ्लैक्चुएशंस आ गए, तो इसको हम पल्स जिटर बोलते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है पल्स जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, स्विचिंग सर्किट, लोअर करंट सोर्स, करंट सोर्स अपर करंट सोर्स, लोअर करंट सोर्स, रैंप, कैपेसिटर, स्मिथ ट्रिगर, सिंक सर्किट, आउटपुट एम्पलीफायर। दो आउटपुट एम्पलीफायर हैं, एक 50 ओम एम्पलीफायर, एक 600 ओम एम्पलीफायर। ट्रिगर पोलैरिटी, ट्रिगर आउटपुट। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्लॉक डायग्राम। अब हम इसमें एक एक ब्लॉक को देखेंगे और उनकी वर्किंग समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कवर्ड इज 7 डिकेड स्टेप बाय फ्रॉम 1 हर्ट टू 10 मेगाहर्ट विथ अ linearly calibrated dial for adjustable on all
रेंज। इसका मतलब ये जो हमारा पल्स जनरेटर है ये 1 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को 7 पार्ट में जनरेट कर सकता है। कहने का मतलब है हमारे पास जैसे फैन के नॉब होते हैं तो उसके 4 या 5 टाइम्स हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इसी तरह इसमें जो नॉब होता है उसमें 7 टाइम्स हम उसको चेंज कर सकते हैं बिटवीन 1 हर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, जिसको हम यहाँ पर हमारा एक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है उसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो ड्यूटी साइकिल है वो 25% से लेके 75% तक वेरी की जा सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट आउटपुट होते हैं, एक होता है 600 आउटपुट और एक होता 600 ओम आउटपुट और दूसरा होता है 15 ओम आउटपुट। थोड़ा सा इनके ब्लॉक डायग्राम में चेंजेस, इसमें एक सिंपल एम्पलीफायर यूज होता है, इसमें वर्नियर यूज होता है और एम्पलीट्यूड को चेंज करने के लिए भी हम चीज़ें यूज कर सकते हैं। फिर इसमें एक फ्री रनिंग जनरेटर होता है। फ्री रनिंग जनरेटर का काम होता है सिग्नल को जनरेट करना। यहाँ पर हम आउटपुट में 3 आउटपुट देख रहे हैं, एक ट्रिगर आउटपुट है, 50 ओम आउटपुट है, एक 600 आउटपुट है। तो ट्रिगर आउटपुट ट्रिगर सिग्नल लेने के लिए होता है और 50 ओम और 600 ओम अलग अलग टाइप के पल्स जनरेट करने के लिए होते हैं। मतलब अलग अलग पल्स जनरेट करने का मतलब है कि अगर हम अलग एम्पलीट्यूड के 2 पल्स जनरेट करना चाहते हैं तो हम इन 2 आउटपुट की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पल्स कैसे जनरेट की जाती है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास एक स्मिथ ट्रिगर है, एक स्मिथ ट्रिगर का सर्किट है और एक करंट सोर्स 1 है और दूसरा करंट सोर्स 2 है। करंट सोर्स 1 से I1 करंट आ रही है, करंट सोर्स 2 से I2 करंट आ रही है। इस करंट की हेल्प से हम इस कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। तो ये हमें एक इस करंट सोर्स की हेल्प से इस कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो ये हमें एक ट्रायंगुलर वेव जनरेट करके देगी। इस ट्रायंगुलर वेव को हम स्मिथ ट्रिगर के थ्रू पास करेंगे जो कि हमें स्क्वायर वेव या पल्स प्रोवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हम समझे, यहाँ पे हम 2 करंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे। तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो वो हमें आउटपुट में एक ट्रायंगुलर वेव देगा और ये ट्रायंगुलर वेव जब स्मिथ ट्रिगर से पास किया जाएगा तो वो इसको एक स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है स्मिथ ट्रिगर को, स्मिथ ट्रिगर में कोई भी सिग्नल देते हैं वो उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। स्क्वायर वेव या हम उसे पल्स बोल सकते हैं। अगर उसकी ड्यूटी साइकिल को 50% नहीं रखा जाएगा तो स्क्वायर वेव पल्स कहलाएगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। अगर हम अपने मेन डायग्राम में देखना चाहें तो मेन डायग्राम में हम अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अपर करंट सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास लोअर करंट सोर्स है जो कि I1 और I2 प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है जिसको हम चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है हमारे पास स्मिथ ट्रिगर। तो यहाँ से हमारे पास पल्स जनरेट होती है जो कि यहाँ ये 3 जगह भेजी जाती है। यहाँ पर हम इसकी कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। सिमेट्री कंट्रोल जो हम यूज़ करते हैं, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ 2 करंट विच रिजल्ट ड्यूटी साइकिल ऑफ
आउटपुट वेवफॉर्म, और दूसरी चीज़ है फ्रिक्वेंसी डायल, कंट्रोल द सम ऑफ द टू करंट फ्रॉम द करंट सोर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिमेट्री कंट्रोल है जो कि हम ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो जिस टाइप का भी हमें पल्स चाहिए वो हम सिमेट्री से यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है जिससे कि हम जो भी हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए उसे हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो सर्किट है ये जो भी हमारा सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को पूरी प्रोसेस समझाई गई है कि कैसे हमारा पल्स जनरेट होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट स्टेप है कांस्टेंट करंट I1 I2 जनरेट होगी जो कैपेसिटर को चार्ज करेगी। कैपेसिटर को चार्ज करने से हमारे पास एक रैंप फॉर्म में वोल्टेज मिलेगा। रैंप फॉर्म में जैसे हमने बताया था इस फॉर्म में वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही वो एक अपर लिमिट में पहुंच जाएगा कैपेसिटर चार्ज होते होते, हमारा जो भी वेव फॉर्म में पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। ये सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, ये सिमेट्री है। सिमेट्री का काम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करना है, इसका काम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करना है। फिर मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का काम है जो भी सिग्नल आ रहा है उसके एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करना है। फिर एक वर्नियर है, ये भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। ये पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें ट्रिगर जो होता है वो अपनी स्टेट्स चेंज करता है अकॉर्डिंग टू करंट और कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेना से। ये हमने पूरी स्टेप्स शो की जो हमने आपको बताया था कि जो भी हमारा पल्स जनरेटर, सबसे पहले उसमें एक करंट सोर्स होता है I1 I2 जो कि कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करता है, जिससे हमारे पास रैंप सिग्नल जनरेट होता है। रैंप सिग्नल का एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट होता है जिसके कारण वो एक फिक्स वैल्यू तक जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। वो रैंप सिग्नल स्मिथ ट्रिगर पे दिया जाता है। स्मिथ ट्रिगर रैंप सिग्नल का यूज़ करके पल्सेस जनरेट करता है। फिर हम एक करंट रिवर्स सर्किट यूज़ करते हैं। करंट रिवर्स सर्किट का काम होता है कि जो भी पल्सेस आए हों, पल्सेस दो तरीके से हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो जो हम ट्रिगरिंग सर्किट यूज़ करते हैं वो सिग्नल को पॉजिटिव ट्रिगरिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम एक पल्स जनरेट कर पाते हैं। यहाँ पर हम इसको एक वेव फॉर्म के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक I1 सिग्नल है जो कि T1 टाइम पीरियड तक ऑन है, T2 टाइम पीरियड तक ऑफ है। दूसरा एक I2 सिग्नल है जो T1 टाइम पीरियड पर ऑफ है और T2 टाइम पीरियड पर ऑन है। तो जब ये हमारे पास एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी है, C इज इक्वल टू 1/I1 प्लस 1/I2। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जब I1 करंट आएगी तो उस समय हमारा कैपेसिटर एक E वोल्टेज तक चार्ज होगा। जैसे ही हमारा I1 करंट 0 होगा और I2 करंट बढ़ने लगेगा उस समय हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और ये प्रोसेस पूरी चलती जाएगी। तो इस तरह से हम I1 और I2 की मदद से एक रैंप सिग्नल जनरेट करते हैं। फिर इसी रैंप सिग्नल को हम स्मिथ ट्रिगर में देते हैं तो स्मिथ ट्रिगर इसे एक पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो स्मिथ ट्रिगर से आउटपुट मिल रहा है या जो पल्सेस मिल रही हैं वो दो सर्किट पे जाती है। एक होता है अपना ट्रिगर आउटपुट सर्किट और दूसरा होता है 50 ओम आउटपुट और 600 आउटपुट। तो यहाँ पर ट्रिगर आउटपुट डिफरेंशिएट द स्क्वायर वेव आउटपुट फ्रॉम द स्मिथ ट्रिगर
इन्वर्ट द रिजल्टिंग पल्स एंड प्रोवाइड ए पॉजिटिव ट्रिगरिंग पल्स। इसका मतलब जो इसमें ट्रिगर से पल्सेज आते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिगर्ड नहीं होती हैं, तो उसको पॉजिटिव ट्रिगर्ड पल्स में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रिगर पल्स होते हैं, एक पॉजिटिव ट्रिगर्ड पल्स और एक नेगेटिव ट्रिगर पल्स। तो ट्रिगर्ड आउटपुट का सर्किट का काम है कि सिग्नल्स को पॉजिटिव ट्रिगर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करना। फिर यहाँ पर हमारे पास 50 ओम आउटपुट है और 600 आउटपुट ओम का आउटपुट है। तो 15 ओम आउटपुट जो हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो भी पल्सेस जनरेट होती हैं इनका राइज टाइम कम होता है। 50 ओम लगभग कुछ नैनो सेकेंड होता है 5 नैनो सेकेंड। एंड 600 ओम आउटपुट में जो भी सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है आउटपुट का वो ज़्यादा होता है और उसका राइज टाइम और फॉल टाइम भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है कि 50 ओम आउटपुट में जो सिग्नल जनरेट होंगे उनका एम्पलीट्यूड और राइज टाइम फॉल टाइम कम होगा एज़ कम्पेयर टू 600 ओम आउटपुट के। तो जहाँ भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पे इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।